हेलो एवरीवन। तो आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो कहानी की शुरुआत होती है तुषार नाम के एक लड़के से, जो ही एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था। तो ट्रेन में यात्रा करते वक्त अचानक जो है उसकी निगाहें जो है वो, चूँकि विंडो की सीट पे बैठा हुआ था, ये तुषार हैं, ठीक है, ये विंडो की सीट पे बैठे हुए थे, लेकिन अचानक इनकी जो निगाहें हैं वो बाहर पड़ गई जो है, ठीक है। जो विंडो के पास जब बैठे थे तो वो जो विंडो की जो ग्लास होती है उन वहाँ से वो बाहर की चीज़ों को देख रहे थे। बड़ा अच्छा नज़ारा इनको दिखाई दे रहा था। तभी इनके अंकल जो हैं बैठे हुए थे बगल में, वो इनसे कहते हैं कि ये जो देखो, ये ट्रेन देख रहे हो ना, जो ट्रेन में तुम बैठ के जो है बाहर की चीज़ों को देख रहे हो, जो तुम इतना आनंद ले रहे हो, इसकी जो खोज हुई है लगभग 150 साल पहले ही हुई है। जो ट्रेन बनाई गई है सबसे पहले ये 150 साल पहले ही बनाई गई है। अभी बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं हुई है। और उसके कुछ 10 या 20 सालों के बाद जो है, कुछ दशकों के बाद बस का आविष्कार किया गया है। और ये बात सुनते ही ये बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं भाई, जब मात्र 150 साल पहले ट्रेन बनाई गई है तो उसके पहले हम लोग तो बहुत समय से रह रहे हैं, कम से करीब लाखों साल से रह रहे हैं। तो भाई, तो क्या पहले के लोग जहाँ पे पैदा होते थे क्या वहीं पे मर जाते थे? क्या वो कहीं और यात्रा नहीं कर पाते थे? तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे कि भाई लोग जो है पहले कैसे यात्रा करते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस कहानी में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। क्या होता है कि जो लोगों की जो मनुष्यों की, जो ह्यूमन की रहने की जो शुरुआत होती है, मतलब जो इंसान धरती पर आता है, जो इंसानों का जो इतिहास है वो लगभग 2 मिलियंस ईयर्स एगो, मतलब कि लगभग 20 लाख साल पहले से शुरू होता है, ठीक है। इंसानों का इतिहास कहाँ शुरू होता है? 20 लाख साल पहले से शुरू होता है, वो धरती पर आ जाता है। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर, लेकिन आज जो है यहाँ पर हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे हंटर गैदर के रूप में। हंटर गैदर के रूप में डिस्क्राइब करते हैं आज के डेट में हम लोग किसको? वो वाले इंसान जो 20 लाख साल पहले इस धरती पर आए थे, उनको हंटर गैदर कहा जाता था। हंटर गैदर का मतलब होता है शिकार करने वाले और चीज़ों को इकट्ठा करने वाले। तो ऐसा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, ठीक, क्योंकि वो ऐसा काम करते थे इसलिए उनको हंटर गैदरर्स कहा जाता था, ठीक। तो भाई देखो, पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है यहाँ पे कि भाई बताओ, जो पहले के जो इंसान थे, जो अर्ली मैन थे, उनको हंटर गैदरर क्यों कहते थे? भाई हंटर क्यों? क्योंकि वो हंटिंग ही करते थे, शिकार ही करते थे। गैदरर करते थे, वो खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करते थे, उनका यही काम था, ठीक है। वो फिश पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे, फ्रूट्स, नट्स, ये सभी चीज़ों को, स्टॉक्स, लीफ, सीड्स, जो प्लांट से मिलने वाली चीज़ें हैं उनको, और उसके बाद जो वो शिकार करते थे उनको, उन सभी चीज़ों को क्या करते थे? इकट्ठा करते थे, ताकि वो कल को उसको खा सकें, ठीक है। और साथ ही साथ वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे, ठीक है। अब इनके मूव करने का बहुत सारा रीज़न था। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे बना है कि द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन द मूव। जो अर्लीस्ट पीपल थे वो मूव क्यों करते थे, क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं? तो भाई पहले के देखो, आज के डेट में लोग मूव करते हैं और पहले के समय में भी लोग मूव करते थे, लेकिन आज के समय में और पहले के समय में बड़ा अंतर है। आज भी लोग जो है अपने काम के लिए इधर से उधर जाते हैं, या तो कहीं जो है किसी गेस्ट से मिलने हुआ तो जाते हैं, लेकिन पहले के समय में क्या था ना, लोग मूव करते थे केवल और केवल हंटिंग के लिए और गैदरिंग के लिए, फूड खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए।
और इसमें बहुत सारा रीज़न है, देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। इसमें और भी बहुत सारे रीज़न हैं, उन सबको हम एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। अब होता क्या था कि ये जो थे वो पूरा हंटिंग और पे डिपेंड करते थे, एनिमल्स पे डिपेंड करते थे और प्लांट्स प्रोडक्ट पे डिपेंड करते थे। जो जहाँ पे ये रहते थे ग्रुप में, अगर जहाँ पे रह जाते थे 1 महीने 2 महीने, वहाँ के सारे एनिमल्स को ये मार के खा जाते थे। और साथ ही साथ जो प्लांट से मिलने वाले जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको भी खा जाते थे। तो जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती थी उस जगह पे, तो उस जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह पर चले जाते थे। और इसीलिए उनको फूड की तलाश में, सर्च की खोजने में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा रीज़न क्या था कि जो एनिमल्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे, ठीक है। तो इन सर्च फॉर ए स्मॉल प्रे, मतलब अपने जो शिकार होते थे, शिकार की खोज में, ठीक है, या उनके पीछे पीछे वो भागने लगते थे। डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, ठीक है। तो अपने शिकार की खोज में ग्रास, सॉरी, जो स्मॉल प्रे होते हैं जैसे कि डियर वगैरह, वो घास उसके खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ठीक है। जैसे डियर है, और जो घास खाने वाले जो पशु हैं वो एक जगह पे तो घास खाते नहीं हैं, एक जगह खाएंगे, वहाँ से जाते जाते खाते खाते दूसरी जगह पहुँच जाएंगे, तो उनके पीछे पीछे ये लोग भी चले जाते थे, ठीक। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम एंड टू फॉलो देयर मूवमेंट। तो जो शिकारी शिकार करते थे वो उनके मूवमेंट को फॉलो करते थे। तो इस तरह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। तीसरा, प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। देखो होता क्या है कि अलग अलग सीजन में अलग अलग प्लांट्स पे फ्रूट्स वगैरह आते हैं, तो ये उस सीजन के अकॉर्डिंग जो है फ्रूट्स वगैरह के लिए अलग अलग सीजन में अलग अलग जगहों पर ये चले जाते थे, ठीक है। क्योंकि इनको पता होता था कि इस सीज़न में ये वाले फ्रूट्स आने वाले हैं, तो चलो वही चलते हैं, उस जगह पे वो फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक। तो इसलिए भी वो जो है मूवमेंट करते थे। लास्ट, फोर्थ जो आपका रीज़न है, पीपुल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर। चाहे इंसान हो, चाहे जो है प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, उसको उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? वाटर एंड फूड। तो अब वाटर कहाँ मिलेगा? वाटर मिलेगा उनको लेक्स के पास, जहाँ पे पानी की स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, वहाँ पे मिलेगा। तो इसलिए भी वो पानी की तलाश में भी मूवमेंट करते थे। तो वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर, अदर्स आर सीजनल। अब देखो, वाटर जो रिवर्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है पेरेनियल रिवर और एक होती है आपकी सीजनल। पेरेनियल मतलब होता है जिसमें पूरे साल उसमें पानी आता रहता है। लेकिन सीजनल रिवर वो होती हैं जिसमें जैसे बरसात के समय में ही उसमें पानी आता है। जैसे साउथ इंडिया में आप देखोगे तो साउथ इंडिया में बहुत सारी रिवर्स ऐसी हैं जिसमें बरसात के समय में उनमें पानी आता है, लेकिन जो समर सीजन आता है तो उनका पानी सूख जाता है, ठीक है। तो इसलिए भी जो है लोग मूवमेंट करते थे। जब वहाँ पानी नदियों में रहता तो वहाँ पे उस जगह पे रहते, और जब वो पानी सूख जाता तो वो दूसरी जगह पे चले जाते, ठीक। तो अब अभी आपने समझा कि जो अर्लीस्ट पीपल होते थे वो मूवमेंट क्यों करते थे। अब जो अगला टॉपिक है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स। अब दूसरा भाई रीज़न है कि भाई ठीक है, आपने जान लिया कि जो अर्लीस्ट पीपल थे इस तरह से मूवमेंट करते थे, लेकिन अच्छा ये बताओ, अगर कोई आपसे पूछ ले कि आप अर्लीस्ट पीपल के बारे में कैसे जानते हो, कौन बताया आपको कि अर्लीस्ट पीपल होते हैं, और उनका इतिहास आपको कैसे पता? वो तो भाई लाखों साल पहले भी जो है रहते थे, तो इतना पहले रहते थे, वो पढ़े लिखे होते नहीं थे, कैसे आप जान पाते हो उनके बारे में कि क्या खाते थे, क्या पहनते थे? तो भैया वो हम जानते हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। कौन होता है? आर्कियोलॉजिस्ट। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया ये आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पुरानी चीज़ों को खोजते हैं, ठीक है, और उसके बारे में स्टडी करते हैं। पुरानी चीज़ों में जैसे पुरानी चीज़ों में कुछ भी जो पहले के लोग यूज करते थे, पुरानी चीज़ों में जो है, और साथ ही साथ
पुरानी चीज़ों के साथ साथ ये एनिमल्स की हड्डियों को भी का भी स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे फ़ीस हो गया, इंसानों की हड्डी हो गई, जानवरों की हड्डियाँ हो, उनके उनका भी स्टडी करते हैं और उनसे वो क्या करते हैं, उसको उससे कुछ ना कुछ क्लूज़ निकालते हैं। तो आइए समझते हैं। हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो कुछ चीज़ें पाते हैं। हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज, जो हंटर गैदरर उस समय पे जो चीज़ें बनाते थे और जो यूज करके छोड़ दिए, वो चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर दबी पड़ी रहती हैं। उन्हीं चीज़ों को आर्कियोलॉजिस्ट निकालते हैं। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन्स ऑफ हिज स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। तो उस समय के जो हंटर गैदरर होते थे वो 3 तरह के आपके बनाते थे टूल्स, मतलब जिससे वो जानवरों का शिकार करते थे। तो उसमें एक था आपका स्टोन टूल, एक था आपका वुड, लकड़ी से बना हुआ टूल, और तीसरा था बोन से बना हुआ टूल्स, मतलब वो हड्डियों, लकड़ियों और पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। तो जिसमें लकड़ी वाले जो टूल्स होते थे वो तो भाई जल्दी ही डिकम्पोज हो जाते थे। बोन्स वाले जो टूल्स होते थोड़ा लेट में डिकम्पोज होते थे, ठीक है। लेकिन जो स्टोन टूल होते थे वो जो बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं होते थे, तो ये बचे रह गए। और जो बोन टूल होते हैं ना, बोन से बने टूल होते हैं, वो भी कुछ मात्रा में बचे कुचे मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें स्टोन टूल्स ही मिलते हैं। अब इसमें से वो किस तरह के टूल्स का यूज करते थे, तो इसमें जो है सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वेर यूज टू कट मीट एंड बोन। कुछ टूल्स का यूज करते थे वो मीट और बोन्स को काटने के लिए, स्क्रैप करने के लिए करते। स्क्रैप मतलब छीलना होता है। क्या छीलते थे, जो ट्रीज़, बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं उनकी जो ट्रंक होती है उसमें बार्क होता है। बार्क मतलब जो मोटी वाली स्टेम की परत होती है उसको बार्क बोलते हैं, आउटर स्टेम लेयर कह सकते हो आप। एंड हाइड्स क्या होता है, एनिमल की जो स्किन होती है उसको हाइड बोलते हैं। तो इन चीज़ों को वो निकालते थे। क्यों निकालते थे, स्किन वगैरह को निकालते थे कपड़े बनाने के लिए, अपने अपने बॉडी को ढकने के लिए। बार्क का भी यूज करते थे वो अपने बॉडी को ढकने के लिए, ठीक। इसके साथ ही साथ वो फ्रूट्स और रूट्स को काटने के लिए, ठीक है। एंड सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज। और उसमें से कुछ टूल्स का क्या करते थे, कुछ टूल्स में वो हैंडल लगा देते थे। किस चीज़ का हैंडल, जो हैंडल लगाते थे वो हड्डियों का, बोन्स का हैंडल होता था। जैसे आज के डेट में आप देखोगे कि लकड़ियों का हैंडल बना होता है, तो पहले के समय में वो बोन का ही यूज कर लेते थे हैंडल बनाने के लिए, और साथ ही साथ वुड का तो हैंडल बनाते ही थे, बोन्स का भी वो हैंडल बना लेते थे। अब इनका यूज करके वो भाले बनाते थे और एरो मतलब तीर बनाते थे, ठीक है। और इनका यूज करते थे वो हंटिंग में। इसके साथ ही साथ कुछ अदर्स टूल्स भी हैं, जैसे का भी यूज करते थे टू चॉप वुड विच वॉज यूज्ड एज फायरवुड, ठीक है। तो लकड़ियों को काटने के लिए भी वो टूल्स का यूज करते थे। उन लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे वो फायरवुड के रूप में, आग जलाने वाली लकड़ियों के रूप में वो करते थे। तो वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हर्ट्स एंड टूल्स, ठीक। और लकड़ियों का इस्तेमाल वो क्या करते थे, वो हट्स बनाने के लिए भी करते थे, और उससे वो जो है दूसरी कई प्रकार के टूल्स बनाने के लिए भी वो यूज करते थे, ठीक है। तो कोई भाई क्वेश्चन पूछ दे कि उस समय के जो अर्ली पीपल थे वो लकड़ियों का क्या इस्तेमाल करते थे, लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे आग जलाने के लिए, अपने झोपड़ियों को बनाने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारे टूल्स को बनाने में भी उन लकड़ियों का वो इस्तेमाल करते थे। अब जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये देखो ये बड़ा सा टूल है, लेकिन यहाँ आपका आगे आपको देखो ये शार्प मिलेगा। इसका इस्तेमाल करते थे वो सॉइल को, मिट्टी को खनने के लिए। देखो यहाँ पे एक मिट्टी को खन के वो उसकी रूट्स वगैरह को निकाल लेते थे, ठीक। अब ये वाला जो देख रहे हो ये कुछ ज़्यादा शार्प दिख रहा है आपको, तो इसका इस्तेमाल करते थे ये होल्स बनाने के लिए या स्टिचिंग में हेल्प करते थे, के लिए यूज करते थे। जैसे देख रहे हो ये बंदा एक जो है स्किन की बनी हुई, ये स्किन है। पहले के लोग क्या थे, वहाँ पहले के लोग अर्लीस्ट पीपल के पास कपड़े नहीं बनते थे, तो ये जानवरों की कोई स्किन है, उसमें ये होल कर रहा है। होल करने के बाद क्या करेगा, उसको सिलेगा वो, और सिल करके उसका अपने बॉडी को ढकने के लिए एज ए क्लॉथ यूज करेगा।
चूजिंग अ प्लेस टू लीव, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, भाई देखो आज के डेट में अगर आपको रहना हो कहीं, जो है घर बनाना हो, तो सबसे पहले आप डिसाइड करो कि भैया घर कहाँ बनाएं, ठीक है, ज़मीन कहाँ लें। बहुत चुन के ज़मीन लेते हो, बहुत ऐसी लोकेशन पे लेते हो ज़मीन जहाँ आपको पानी का लेयर अच्छा हो, है ना, और एनवायरनमेंट अच्छा हो। तो उसी तरह से पहले के लोग भी बड़े समझदार थे, वो अपने रहने के लिए जगह का चुनाव करते थे। कैसे करते थे, क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों को देखते थे, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ को देखते थे, आइए जानते हैं। यहाँ पे बोल रहा है लुक एट द मैप बिलो, इस मैप को देखो ध्यान से, ठीक है, देख लेंगे। All the places marked with the red triangles are sites from which archaeologists have found evidences of hunter-gatherers, ठीक है। तो जितने भी आपको प्लेस इसमें रेड ट्रायंगल से मार्क किए हुए दिख रहे हैं उनको साइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइट्स। ये साइट्स क्या होते हैं? ये साइट्स वो प्लेसेस हैं जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं। वो एविडेंस किसके बारे में मिले हैं? हंटर गैदरर से संबंधित एविडेंसेस मिले हैं, ठीक। आइए एक बार देख लेते हैं। रेड ट्रायंगल, देखो ये है आपका रेड ट्रायंगल, एक आपका है भीमबेटका, ये है आपका हुंसगी, और ये आपका है करनूल केव्स, ठीक है। 3 प्लेसेस हैं आपके रेड मार्क्ड, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान से, भूलना नहीं है इसको, ठीक है, देख लिया। तो हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस। हंटर गैदरर्स जो होते हैं वो बहुत सारे प्लेसेस पे रहते थे। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, लेकिन इस मैप में केवल कुछ प्लेसेस को ही दिखाया गया है। जैसे अभी हमने देखा कि सिर्फ 3 प्लेसेस को दिखाया गया, लेकिन बहुत सारे प्लेस हैं। तो मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर। तो बहुत सारी जो इसमें साइट्स दिखाई गई हैं वो वाटर के पास में ही, जो जहाँ पे वाटर अवेलेबल है उसी के पास में है। जैसे रिवर्स हो गया, लैक्स हो गया, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे उनको पानी की जो उनकी नीड है, वो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात समझ में आई। पहले के लोग अधिकतर जो है किन साइटों का चुनाव करते थे? जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो। जैसे अभी देखो यहाँ भीमबेटका के पास में देखो ये नर्मदा रिवर है, ठीक। अभी देखो ये हुंसगी जो है ये यहाँ पे कृष्णा रिवर के पास में है, ठीक है। और ये जो करनूल है, ठीक है, करनूल भी देखो यहाँ पे ये रिवर है, कोई कृष्णा और कोई ताप्ती वगैरह हो सकता है, मे बी कावेरी तो यहाँ नीचे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रिवर के पास में ही ये सभी साइटें आपको मिलेंगी। और किस बात का ध्यान रखते थे? दूसरा वो ध्यान रखते थे कि वो उस जगह पे बसे जहाँ पे उनको टूल्स बनाने के लिए, चूँकि वो पहले स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, तो स्टोन टूल बनाने के लिए उनको स्टोन की जो है अवेलेबिलिटी वहाँ पे हो। तो एज स्टोन टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइम पे स्टोन टूल ही इंपॉर्टेंट होते थे। तो पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। तो उस जगह का चुनाव करते थे जहाँ पे उनको अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स जो है वो मिल जाएं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक क्या दिया है? भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो अर्लीस्ट पीपल रहता था उसने अपनी यहाँ पे कलाकारी दिखाई है। कलाकारी का मतलब यहाँ पे उसके पेंटिंग स्किल का पता चलता है, ठीक है। मतलब पहले के लोग जो है वो अर्लीस्ट पीपल पेंटिंग भी करता था, और कोई ऐसी नॉर्मल पेंटिंग नहीं, बहुत ही स्किल्ड पेंटिंग। जैसे आप इस पेंटिंग को देखो तो बड़े ही आराम से आप समझ जाओगे कि ये जो है ना, ये एक डियर है और डियर भाग रहा है, और ये जो व्यक्ति है ये भी इसके पीछे भाग रहा है और उसका शिकार कर रहा है, ठीक है। और कितना इसमें जो नॉर्मल रेखाओं का ही यूज किया गया है, लेकिन उन रेखाओं को देखो कितने ही स्किल्ड वे में यूज किया गया है, कि जिस तरह से इनके पैरों का जो टर्निंग है, जिस तरह से इन्होंने इसको दिखाया है, दर्शाया है, वो चीज़ें उससे पूरी एकदम क्लियर हो जा रही हैं। तो इससे उनके पेंटिंग स्किल का भी पता चलता है। और ये जो साइट्स है वो कहाँ है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में, ठीक है।
तो ये केव पेंटिंग्स है, ये गुफाओं में बने हुए चित्र हैं इस तरह से। और ये नर्मदा वैली, जो नर्मदा रिवर है भीमबेटका, उसी जगह पे ये पाया जाता है। तो क्वेश्चन भाई ये बनेगा कि जो भीमबेटका है वो पहले तो बोले पूछे कहाँ पर है, तो वो है मध्य प्रदेश में। किस रिवर के पास में है, तो नर्मदा रिवर के पास में है। क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे केव पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग नहीं, केव पेंटिंग, गुफाओं के अंदर मिली हैं चित्र जो है यहाँ पे पेंटिंग्स, इसलिए, ठीक है, इसलिए ये भीमबेटका जगह आपका फेमस है। अब बात कर लेते हैं साइट्स की, कि साइट्स क्या होते हैं। देखो ये साइट्स वो होते हैं, साइट्स जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स या अर्लीस्ट पीपल्स के बारे में कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। एविडेंसेस का मतलब क्या है, वो एविडेंसेस वो चीज़ें होती हैं जो अर्लीस्ट पीपल पहले यूज करते थे और यूज करके उन्होंने छोड़ दिया, और वो चीज़ें आज भी मिट्टी के नीचे कहीं ना कहीं दबी हुई हैं, ठीक है। तो आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, पॉट्स, बिल्डिंग etc वर फाउंड। तो साइट्स वो जगह हैं जहाँ पर हमें टूल्स, पॉट्स और बिल्डिंग्स के बचे हुए अवशेष हमें मिल जाते हैं। तो दीज वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल, ये चीज़ें पहले के लोगों द्वारा यूज की गई थी और उन्हें वो जब मर गए तो वो चीज़ें वहाँ पे बची रह गई। तो दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वो चीज़ें अर्थ के सरफेस पे मिलती हैं जब उसको बरिड किया जाता है, मतलब उसको मिट्टी को खोदा जाता है, और सम टाइम इवन अंडर वाटर, और कभी कभी ये चीज़ें हमें वाटर के अंदर भी मिलती हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर, आप अगले चैप्टर में और अलग अलग साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, तो अभी हम लोगों ने जाना कि वो जगह का चुनाव कैसे करते थे, वो किन जगहों पे रहते थे। तो अब किन जगहों पर रहते थे, वो उन जगहों का चुनाव करते थे जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो और स्टोन्स की अवेलेबिलिटी हो। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे स्टोन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि वो उस टाइम पे स्टोन टूल्स का ही यूज करते थे, ठीक। तो ट्रेसेस ऑफ फिश हैव बीन फाउंड हियर, एक जगह है यहाँ पे कर्नूल केव्स, मैप में अभी हम लोगों ने देखा था कर्नूल केव्स साउथ में है। ये कर्नूल केव्स क्यों बहुत फेमस है भैया, क्योंकि यहाँ पे हमें मिले हैं ट्रेसेज ऑफ ऐश, मतलब राख के अवशेष, मतलब जो कभी हो सकता है लोगों ने कोई चीज़ जलाई हो, जलने के बाद तो राख ही बचती है ना, उसके अवशेष मिले हैं यहाँ पर। तो इस राख के अवशेष से क्या समझ में आता है कि भाई पहले के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं आग जलाना या आग का यूज़ करना जानते थे, ठीक है। तो इस बात की जानकारी, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनेगा कि पहले के जो पीपल थे वो आग जलाना जानते थे, इस बात की जानकारी कहाँ से मिली हमें, इस बात के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, तो इस बात के एविडेंस मिलते हैं भाई हमें कर्नूल केव से। ये कर्नूल केव कहाँ पर है, तो भैया ये साउथ इंडिया में है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, ठीक है। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, रोस्ट मीट एंड स्केयर अवे एनिमल्स। अब उस टाइम पे वो आग का यूज किस लिए करते होंगे, पहला तो आग जलाने से उनको लाइट मिलती होगी, अपने मीट को वो रोस्ट करते होंगे, भूनते होंगे, ठीक, और आग से एनिमल को वो डरा कर भगाते भी होंगे जो डेंजरस एनिमल्स होते हैं, ठीक। व्हाट डू वी यूज़ फायर टुडे, आज के डेट में हम फायर का क्या यूज करते हैं, तो भाई आप सब लोग जान ही रहे हो फायर का यूज़ करते हैं, ठंड के मौसम में हम उससे हीट लेते हैं और खाना वगैरह तो पकाते ही हैं, ठीक है। बहुत सारे यूज़ हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे कोल हीट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक। तो ये आपको सोचना है, डिस्कस करना है। अब आते हैं नेम्स एंड डेट्स पर। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना वो क्या करते हैं, बड़े ही लंबे लंबे नाम दिए हैं
फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, जिस टाइम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उस टाइम को इन्होंने बड़ा ही लंबा नाम दे दिया है। कौन सा लंबा नाम दे दिया है? उन्होंने उन्होंने उस टाइम पीरियड को बोला पैलियोलिथिक बोला। क्या बोला? पैलियोलिथिक बोला। क्यों बोला पैलियोलिथिक? कुछ न कुछ तो रीज़न होगा। रीज़न ये है कि कोई उस टाइम पे जो है ना, लोग स्टोन टूल्स के यूज करते थे। और पैलियोलिथिक जो है वो दो शब्द से बना है। एक होता है पैलियो और दूसरा होता है लिथोस। ठीक है, पैलियो और लिथोस। तो पैलियो का मतलब क्या होता है? द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। तो लिथोस का मतलब होता है स्टोन और पैलियो का मतलब होता है ओल्ड। ठीक, पैलियो का मतलब क्या होता है? ओल्ड। और लिथोस का मतलब क्या होता है? स्टोन। तो इससे क्या मतलब समझ में आता है? ये वर्ड जो है इम्पोर्टेंस देता है। किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है? क्योंकि उस टाइम पे भैया लोग स्टोन टूल का यूज करते थे। और ओल्ड मतलब पुराना, मतलब पुराने समय में लोग स्टोन टूल्स का यूज करते थे, इसलिए उस टाइम पीरियड को इन्होंने क्या किया? पैलियोलिथिक नाम दे दिया गया। द पैलियोलिथिक पीरियड extends from 2 million years ago to 12,000 years ago। और ये जो पैलियोलिथिक एज आपका चला, वो चला 2 मिलियन ईयर 20 लाख साल पहले से शुरू हुआ और 12,000 साल पहले तक चला। This long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic। और इस पूरे लंबा जो इतना लंबा टाइम पीरियड था उसको जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। ठीक, तो पैलियोलिथिक को 3 पार्ट में बांटा, लोअर, मिडिल और अपर। तो दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और पूरा जो ह्यूमन हिस्ट्री है, और पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का 99% जो पार्ट है वो इसी टाइम पीरियड में आता है। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि मान लो कि ये पूरा हिस्ट्री है, यहाँ से इंसानों का रहना, इंसानों की शुरुआत हुई और आज हम यहाँ पर हैं। आज हम कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं। और ये हो गया आपका AD या CE। यहाँ पे जो है ईसा मसीह का यहाँ पे जन्म हो जाता है और हम लोग यहाँ से ठीक यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग यहाँ पे 2025 में हैं। ठीक, लेकिन अब ये जो इंसानों की जो शुरुआत हुई थी ये 20 लाख साल पहले हुई थी। ये 2 मिलियन हम मान लो कि यहाँ पे इंसान आया था। तो अब यहाँ से लेके पूरा आप मान के चलो यहाँ तक 20 लाख साल पहले से शुरुआत हुई थी और लगभग ये 12,000 साल पहले तक चला। मान लो 12,000 साल पहले यहाँ तक है। तो ये पूरा जो हिस्ट्री है ना, ये पूरा हिस्ट्री 99% है और ये वाला जो पूरा हिस्ट्री है ये सिर्फ 1% है। ठीक, तो पैलियोलिथिक जो पीरियड है वो पूरे हिस्ट्री का कितना परसेंट है? 99% है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है, ये ध्यान देना है। और पैलियोलिथिक जो वर्ड है वो किन 2 वर्ड से बना है? पैलियो और लिथोस। पैलियो का मतलब ओल्ड और लिथोस का मतलब स्टोन। याद रखना, इसको भूलना नहीं। The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic Middle Stone Age। ठीक, और 12,000 साल जब आया, 20 लाख साल से होते 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 12,000 साल पहले जब हम लोग पहुँचे तो क्या हुआ? वहाँ पे एक चेंज देखने को आता है। किस में? इन्वायरमेंट में चेंज आता है, इन्वायरमेंट बदलता है। ठीक है, और इस वाले पीरियड को हम लोग बोलते हैं मेसोलिथिक, यानी कि मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है? स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टीनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। इस टाइम पीरियड में जो पत्थर के जो टूल्स बन रहे थे वो उनकी साइज छोटी हो जाती है
और इस टाइम पीरियड को, छोटी होने की वजह से ही इस टाइम पीरियड को हम लोग माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। लिथ्स मतलब अभी आपने पढ़ा स्टोन, और माइक्रो मतलब छोटा, छोटा स्टोन, मतलब इस टाइम पे हम लोग छोटे छोटे स्टोन टूल्स का यूज करते थे। तो माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्ट्रक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। ठीक, अब के जो टूल्स बने होते थे उनको हम लोग हाथ से यूज़ नहीं करते थे, उनको किसी न किसी बोन या किसी न किसी वुड में, लकड़ियों में उसको अटैच कर देते थे, जैसे सिकल। ठीक, सिकल जो होता है वो इस तरह से होता है, आपने देखा होगा इस तरह से। ठीक, ये सिकल है, तो इस तरह से सिकल वगैरह का यूज़ करते थे, सॉज का यूज़ करते थे। ठीक है, एट द सेम टाइम ओल्डर वैराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज। अब ऐसा नहीं था कि वो पुराने वाले टूल्स ख़त्म हो गए, उनका भी चलन था, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में देखे जाते थे। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ है ना, वो एकाएक ख़त्म नहीं होती, वो धीरे 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 कम होने लगती है और धीरे धीरे उसके बाद वो बंद हो जाती है। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नोन एज द नियोलिथिक एज। और जो 10,000 साल से के बाद का समय आया ना, 10,000 ईयर्स, देखो 12,000 से 10,000, 12,000 ईयर से 10,000 ईयर्स तक का जो टाइम पीरियड है उसको हमने बोला मेसोलिथिक। और जो 10,000 ईयर्स एगो से लेके जो टाइम स्टार्ट होता है वो हम लोग बोलते हैं उसको नियोलिथिक एज। तो व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन? नियोलिथिक मतलब क्या होता है? So we have also mentioned the name of some places. You will find the names of many more places in the later chapter. Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they called them. तो न्यूलिथिक का मेन मतलब क्या होता है ये हम अभी अगले चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। लेकिन न्यूलिथिक का मतलब होता है न्यू का मतलब क्या होता है? न्यू स्टोन एज आया। 10,000 ईयर्स एक के बाद क्या हुआ? न्यू स्टोन एज आता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें जो अर्लीस्ट पीपुल था वो एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देता है, पशुओं को पालना शुरू कर देता है, और इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। नेक्स्ट है आपका चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब देखो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि 12,000 के अराउंड जो है एनवायरनमेंट में चेंज होता है। तो अब इस चेंज होते हुए एनवायरनमेंट में वो इंसान अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या करेगा, इसके बारे में जानते हैं। तो देयर वेर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। देखो क्या होता है, मेजर चेंजेज आते हैं। क्या होते हैं? छोटे मोटे चेंज नहीं होते, मेजर चेंज होता है, और ये वर्ल्ड लेवल पे होता है। क्या होता है, जो एनवायरनमेंट होता है ना वो वार्म हो जाता है। इन मेनी एरियाज दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड। अब जब मौसम जब गर्म होने लगता है तो क्या होता है, वहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रासेस आ जाती हैं। ठीक है, दिस इन टर्न लेड टू an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle. तो जब बड़ी बड़ी ग्रासेस होने लगती हैं, बड़े बड़े घास के मैदान उगने लगते हैं, तब उन घासों को चरने वाले जो जीव होते हैं जैसे सीप, गोट है ना, एंटीलोप, डियर, ये आ जाते हैं। इस तरह के एनिमल्स आ जाते हैं और ये सरवाइव करने लगते हैं उस ग्रास को खा करके। तो दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। तो ये लोग जो हंटर गैदरर्स थे, उनका ऐसे जीवों का वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, तो वो उनके पीछे पीछे उनके मोमेंट को फॉलो करते थे, उनके लिविंग स्टाइल को, उनके वो क्या खाते हैं, वो जो है कब उनका ब्रीडिंग का सीज़न होता है, कब वो जन्म देते हैं बच्चों को, इन सभी चीज़ों को वो नोटिस करने लगते हैं। ठीक है, वो और क्या होता है, इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल्स देमसेल्व्स। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट।
तो अब जब उनको पता चल जाता है कि ये क्या खाते हैं, किस सीज़न में इनकी ब्रीडिंग होती है, एक बार में कैसे बच्चे देते हैं, कितने बच्चे देते हैं, तो इनके दिमाग में एक ख़्याल आता है कि क्यों ना इनको पाला जाए और इनको अपना दोस्त बनाया जाए, और इस तरह से वो वहाँ से हर्डिंग और रियरिंग की शुरुआत हो जाती है। उनको वो पालना शुरू कर देते हैं। फिर है आपका द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब खेती और जानवरों को पालने की शुरुआत कैसे होती है, ये हम लोग जानते हैं। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम when several grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the surrounding in the subcontinent। अब क्या होता है, जब हमने बताया अभी आपको कि बड़े बड़े घास के मैदान होने लगते हैं, बड़ी बड़ी घासें उगने लगती हैं, तो उसी में क्या होता है, बार्ली और वीट और राइस के भी, ये भी क्या है, एक तरह के ग्रास हैं, तो ये भी जो है नेचुरली ग्रो करने लगते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, है ना। इंडिया के पूरे इस कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में ये ग्रो करने लगते हैं। तो मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्ट दिस ग्रेन्स एज फूड एंड लर्नड वेयर दे ग्रीव एंड व्हेन दे रिपेंट। तो अब जो इन महिलाएं हैं, पुरुष हैं और जो बच्चे हैं, इन इसको इकट्ठा करते हैं, किसको, बार्ली, वीट और राइस के जो पेड़ होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, और उससे वो सीड्स को अलग करते हैं, ठीक है, और सीखते हैं कि ये कब जमते हैं, कब ये पकते हैं, इन सभी चीज़ों को वो नोटिस करते रहते हैं। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। और नोटिस करते करते इनको ये पता हो जाता है कि ये चीज़, ये वाली जो है, इसके बीज कब उगेंगे, कितने दिन में पकेंगे। जब इतना इनको आइडिया हो जाता है, तब क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई तब हम ही क्यों ना ग्रो कर लें इसको एक ही जगह पे, ठीक है, क्योंकि वो खाने के भी काम में आता था। तो इस तरह से फार्मिंग की शुरुआत हो जाती है, और वो एक जगह पर रह करके उसको ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देम देम टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। अब क्या होता है कि अब ये जो लोग थे, वो जो टैम एनिमल्स होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उनको वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। कैसे, उनके लिए वो कुछ खाने पीने की चीज़ें रख देते हैं अपने घरों के, जहाँ पे रहते थे वो उसके आसपास वो खाने पीने की चीज़ें रख देते थे। तो वो जो पालतू एनिमल थे वो वहाँ पे आते, खाते, और धीरे धीरे क्या होता, उन वो फ्रेंडली हो जाते थे। तो फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। तो पहला जो उन्होंने जानवर पाला वो था आपका वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। डॉग जो होता है ना, उसी की प्रजाति का कोई एक जंगली जो कुत्ता होता है, आप कह सकते हो उसका पूर्वज कह सकते हो। एंसेस्टर मतलब पूर्वज, उसको उन्होंने पाला। लेटर पीपल encouraged एनिमल्स that were relatively gentle to come near to the camps where they lived। धीरे धीरे उन्होंने उन एनिमल्स को प्रोत्साहित किया कि वो उनके पास आएँ, उनके कैंप के पास खाने पीने की चीज़ें छोड़ देते थे, जिससे वो उनके पास आते थे और धीरे धीरे वो वहाँ पे फ्रेंडली हो गए। तो दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल, है ना, ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स and most of them are at grass। Often people protected them, these animals, from attacked by other wild animals। This is how they became herders। तो इस तरह से जो एनिमल्स उनके उन्होंने पहले उसको परछाया कि वो उस घरों के पास आए। जब वो आने लगे, धीरे धीरे उनसे फ्रेंडली हो गए, तो उनको जो है क्या किया, उनको पाला वो, ठीक है, उनको वो पालते गए, और इस तरह से वहाँ से हर्डिंग की शुरुआत हो जाती है। हर्डिंग का मतलब जब हम बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ पालते हैं, ठीक है, और उनसे कुछ ना कुछ फ़ायदे के लिए, तो उसको हम लोग हर्डिंग बोलते हैं। तो वो उनको पालते हैं और उनकी सुरक्षा भी करते हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें भी देते। तो इस तरह से फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत हो गई। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड। तो
अब क्वेश्चन है भाई कि क्यों आप क्या आप बता सकते हो कि पहले सबसे पहले उन्होंने डॉग को ही क्यों पाला? तो ये आप क्वेश्चन सोचो, फिलहाल मैं हिंट दे देता हूँ। देखो होता क्या है ना, डॉग जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है। दूसरा, रात में वो भौंकते हैं, तो ठीक है उनको चोरों की या कोई रात बिरात कोई आता है तो उनकी आहट मिल जाती है। तो इस तरह से उन्होंने उसको सबसे पहले पाला होगा। नेक्स्ट है आपका डोमेस्टिकेशन। is the name given to the process in which people grow plants and look after animals। अब ये जो नाम है डोमेस्टिकेशन, ये क्यों दिया गया? गिवन टू द प्रोसेस इन विच, इसलिए दिया गया क्योंकि इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स लुक आफ्टर एनिमल्स, कि किस तरह से पहले के जो लोग थे प्लांट्स को ग्रो करते थे और एनिमल्स की कैसे देखभाल करते थे। ठीक है, इसके बारे में ये हम लोग को बताया जाता है। तो डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है कि डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कि लोग कैसे रहते हैं, है ना, कैसे वो घर बनाते हैं, कैसे प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में ही जो जानना होता है उसी को हम लोग डोमेस्टिकेशन कहते हैं। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कि इंसान कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है। ठीक है, इसी को हम लोग इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड होता है डोमेस्टिकेशन। तो वेरी ऑफ्टन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल became different from wild plants and animals। तो होता क्या है कि अधिकतर इंसान प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंड, जो प्लांट्स और एनिमल्स जिसको इंसान वो पालता है, वो डिफरेंट होते हैं वाइल्ड प्लांट और एनिमल्स से। दिस इज़ बिकॉज पीपुल सेलेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान उसी प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करता है, अपने पास रखता है, उसको ग्रो करता है, जो थोड़ा सा वाइल्ड प्लांट से डिफरेंट होते हैं। जैसे दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। हम लोग अधिकतर ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को पालते हैं जिसमें डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन्स, जो जिसमें बड़े बड़े साइज़ के ग्रेन्स आते हों, एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक, और उनकी जो स्टॉक हो वो बहुत मजबूत हो, कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द रिप ग्रेन, और वो इतना पावरफुल हो कि वो जब उसमें ग्रेन्स आएँ तो वो झुके नहीं। स्टॉक का मतलब आप कह सकते हो तना। ठीक है, तो सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन to ensure that new plants and seeds will have the same qualities। उसके बाद वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व, जो प्लांट उसने सेलेक्ट किया है उसके सीड्स को वो सुरक्षित कर सके, स्टोर कर सकते हैं, और जब उसको शोन करे, दोबारा उसको मिट्टी में डाले तो उससे नए प्लांट्स निकल आएँ। इन सभी चीज़ों का वो बहुत ध्यान देता है, और जब वो सीड्स उसमें आए तो उतनी ही मात्रा में आए और उसी क्वालिटी के सीड आएँ, इस बात का भी ध्यान देता है। तो एमॉन्ग्स्ट एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। तो उस टाइम पे उस तरह के एनिमल्स को पालते थे जो जेंटल होते हैं, मतलब वो किसी तरह का नुकसान उनको न हो। As a result, gradually domesticated in animals and plants become different from wild animals and plants। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स थे, ऐसे प्लांट और एनिमल जिनको इंसान पालता था या उनको अपने पास रखता था, वो जो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, जो जंगली प्लांट और एनिमल्स होते हैं, उनसे थोड़ा डिफरेंट होते थे। डिफरेंट कैसे होते थे? क्योंकि वो जो एनिमल्स होते थे वो जंगली जानवरों से बहुत जेंटल होते थे। जंगली जानवर क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स जेंटल नहीं होते हैं, वो आपको सीधे अटैक कर देंगे, लेकिन ये वाले एनिमल्स थोड़ा जेंटल होते थे। ठीक है, और ये वाले जो प्लांट्स होते थे, जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स होते थे, उसमें ग्रेन्स अच्छे आते थे, उनको स्टोर करके वो रख सकते थे। तो ये सब चीज़ें थी, इस वजह से वो उनको डोमेस्टिकेट करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल द टीथ एंड द बोन एंड द हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर दैन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल।
जैसे जो वाइल्ड एनिमल्स के जो टीथ हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत शार्प होते हैं, जबकि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनके टीथ उतने शार्प नहीं होते हैं। तो लुक एट these two sets of teeth which you have think belongs to wild pig and which to the domesticated one. Domesticated was gradually process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plants and animals produce that we use as food today is result of domestication. Some of the earliest plants we be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animals include sheep and goat. ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि ये आपके दो जो है टीथ दिए गए हैं, सेट ऑफ टीथ, और ये देख रहे हो ये आपके वाइल्ड एनिमल्स के टीथ हैं और ये आपके जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के टीथ हैं। ये वाले टीथ देखो काफ़ी बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और ये थोड़ा सा अभी आपके छोटे हैं, इससे आपको खतरा कम है। ठीक। तो डोमेस्टिकेशन जो था वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इसमें हम जो है एनिमल्स को, प्लांट्स को पालते हैं, और जो अच्छे प्लांट्स के सीड होते हैं, जो अच्छे वाले एनिमल्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में पालते जाते हैं। तो वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज़ फूड टुडे इज़ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। तो आज के डेट में जो हम प्लांट्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो डोमेस्टिकेशन का ही एक रीज़न है। अगर डोमेस्टिकेशन ना हुआ होता तो शायद हम आज जिस प्लांट वगैरह का यूज कर रहे हैं अपने फूड के लिए, वो ना हुआ होता। ठीक है, तो सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट भी डोमेस्टिकेट, सबसे पहले जो प्लांट डोमेस्टिकेट किए गए थे उसमें कौन से थे, बार्ली और वीट प्लांट को डोमेस्टिकेट किया गया। उसके बाद राइस प्लांट को डोमेस्टिकेट किया गया। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक, तो अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। जब आप किसी प्लांट को कि सीड को मिट्टी में डालोगे तो आप देखोगे कि उसको थोड़ा ग्रो करने में टाइम लगता है। दिस में बी फॉर सेवरल डेज, ये कुछ दिन, कुछ सप्ताह, कुछ मंथ्स ले सकता है। इन सम केसेस ईयर, और कभी कभी वो उसमें कई साल भी लग जाते हैं। तो व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स इट मीन्ड दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस। जब लोग उस समय खेती के लिए प्लांट्स को ग्रो करते थे तो क्या होता था कि उनको उस जगह पे कई महीनों तक रहना पड़ता था। ठीक है, उसकी वो देखभाल करते थे, उसको पानी देते थे, उसकी वीडिंग करते थे। वीडिंग का मतलब उसमें से घास पतवार निकालते थे। ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, और जो एनिमल्स थे और जो बर्ड्स थे उनको वो भगाते थे ताकि उससे उनकी फसल ख़राब ना हो। टिल द ग्रेन रिपेंड, जब तक वो अनाज पक नहीं जाता था तब तक वो उसकी देखभाल करते थे। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और उसके बाद उनसे ग्रेन्स को निकालते थे और उसका बहुत ही केयरफुली उसका यूज करते थे। तो एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, और उसके बाद उस ग्रेन को वो स्टोर करते थे। ठीक है, पहला भोजन के लिए और दूसरा सीड के लिए, मतलब अगले साल वो सीड बनाकर उसका रख लेते थे ताकि अगले साल वो उससे नए प्लांट्स ग्रो कर सकें। तो पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अब जब उसको स्टोर करना है ग्रेन्स को, तो उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, उस चीज़ों के लिए इनको बहुत ही सोचना पड़ता था। उन्होंने सोचा, और इन मेनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, और फिर बड़े बड़े बहुत सारे एरियाज़ में वो जो है बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, और वो बास्केट और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और बास्केट जैसी कोई चीज़ बनाने लगा, और या तो मिट्टी में ही ज़मीन के अंदर ही बड़े बड़े गड्ढे खन के रखने लगा ताकि वहाँ पर वो उस अनाज को स्टोर कर सके। तो डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज पॉट? क्या आपको लगता है कि क्या उस समय के लोग पॉट्स वगैरह बनाते होंगे? तो आइए जानते हैं। रियरिंग एनिमल्स। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, एनिमल्स जो है नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं। बिसाइड्स इफ़ दे आर लुकड आफ्टर केयरफुली, अगर उनकी अच्छे से देखभाल की जाए तो क्या करेंगे, वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, और साथ ही साथ वो हमें मिल्क देते हैं। ठीक है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है फूड का, और साथ ही साथ वो हमें मीट देते हैं। वेन एवर रिक्वायर्ड
ठीक है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसको मार के उसका मीट खा जाते हैं, और नहीं खाते तो वो तो मिल्क तो दे ही रहे हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ फूड। तो इस दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक तरह के स्टोर्ड फूड हैं। ठीक है, स्टोर्ड फूड का मतलब कि अगर हमने उसे पाल लिया तो हमें दूध दे रही है, और साथ ही कभी हमें ज़रूरत पड़ी, कोई गेस्ट वगैरह आए तो हम लोग उसको मार के काट के खा गए। ठीक है, मीट वगैरह बना लिया उसका। ठीक है, यही तो होता है। लोग बकरियां पाले रहते हैं, मुर्गियां पाले रहते हैं। ठीक है, तो अंडे देती है, अंडे खाते रहते हैं, लेकिन किसी दिन मन हुआ तो उसको उसी को काट के खा गए। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम फूड वी व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। तो भाई देखो, फूड के अलावा जो एनिमल होते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे। आज के समय में हम लोग एनिमल्स का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, आज के समय में हम लोग एनिमल्स का यूज करते हैं अंडों के लिए, स्किन के लिए, है ना, और बहुत सारी यूज़फुल चीज़ों के लिए, जैसे बोन्स के लिए। ठीक है, बहुत सारे रीजंस हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। टर्न टू मैप 2। अब मैप 2 को देखना है। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। अब इसमें ब्लू स्क्वायर्स आपको मिलेंगे। ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो सबसे पहले अर्ली फार्मर्स जो थे और हर्डर्स के साइट्स कहाँ से मिले हैं, ब्लू वाले स्क्वायर में। तो आइए एक बार मैप हम लोग वापस देख लेते हैं। तो ये रहा आपका मैप। इसमें देखो ब्लू स्क्वायर कहाँ पे है। ये तो है आपका पय्यमपल्ली, ये है आपका हल्लूर। ठीक, फिर आपका आता है चिरांद, बिहार में पड़ता है ये। फिर है आपका कोल्डहवा, ये यूपी में पड़ता है। ये है आपका महगड़ा, दोनों यूपी में पड़ते हैं। और ये आपका भाई देखो मेहरगढ़, अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे। ये है बुरजहोम, ये है आपका कश्मीर में। तो इन जगहों से क्या है, अर्ली फार्मिंग के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। अर्ली फार्मिंग और साथ ही साथ हर्डिंग के भी एविडेंसेस यहाँ से हमें मिलते हैं। तो अब ये ऐसा नहीं है कि ये केवल वहीं पे है, ये पूरे वर्ल्ड में हमें मिलते हैं। फाउंड ऑल ओवर द सब कंटिनेंट, सभी पूरे कंटिनेंट में मिलते हैं, कई जगह पे मिलते हैं, और वर्ल्ड लेवल पे भी मिलते हैं। तो इसमें से कुछ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। कौन से, जो नॉर्थ वेस्ट में है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है वो जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे भी हमने देखा मेहरगढ़ वगैरह, और साथ में जो कश्मीर में देखा बुरजहोम। इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भी ये हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो to find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals bones। तो क्या होता है, तो to find out whether these sites were settlements of farmers and herders, इन साइटों, ये जो साइट्स हैं ये फार्मर्स और हर्डर्स से रिलेटेड हैं। कैसे, क्योंकि साइंटिस्ट स्टडी एविडेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। साइंटिस्ट जो होते हैं वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके बोन्स को वो स्टडी करते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेनिंग ऑफ बर्न्ड ग्रेन। और वहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट एविडेंस मिले हैं वो जले हुए ग्रेन्स हैं। मतलब अनाज जो होते हैं वो जले हुए हैं, जलने के बाद जो बच गए वो आपको मिलते हैं वहाँ पर। इससे सबसे बड़ा प्रमाण क्या मिलता है, इससे ये मिलता है कि वो पहले के लोग वहाँ पे ग्रेन्स को ग्रो करना जानते थे। दीज में हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली, शायद वो गलती से जल गए हों। ठीक है, साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट हंटर ऑफ क्रॉप्स वेयर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। नंबर ऑफ क्रॉप्स, सॉरी यहाँ पे हंटर पढ़ दिया हमने। तो कहने का मतलब ये है कि साइंटिस्ट जो थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो उन साइट्स पे गए, वहाँ पे उन्होंने खोजा चीज़ों को। खोजने के बाद उन्हें बहुत सारे एविडेंसेस मिले जो इस बात के प्रमाण हैं कि वहाँ पे लोग रह रहे थे। जैसे सबसे बड़ा प्रमाण मिला कि उन्हें जले हुए ग्रेन्स मिले। हो सकता है वो किसी भी तरह से जल गए हों, तो चूँकि वो साइंटिस्ट हैं वो उनका पता कर लेगा कि भाई ये जो जले हुए चीज़ें हैं ये ग्रेन ही हैं। ठीक है, और तब हम लोग जान पाए कि भाई पहले के लोग जो है
खेती करना भी जानते थे, ठीक। और साथ ही साथ वो अलग अलग बोन्स की को स्टडी करते हैं, और बोन्स को स्टडी करने के बाद वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये किस एनिमल का बोन है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ। अब लोग जब जो अर्ली पीपुल है वो खेती करना जान गया है, पशुओं को पालना जान गया है, तो चलिए अब उसके सेटलमेंट के बारे में जानते हैं, कैसे वो एक सेटल्ड लाइफ जीता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। आर्कियोलॉजिस्ट को क्या है कि झोपड़ियों के और घरों के जो है अवशेष मिले हैं कुछ साइट से। फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज होम, जैसे बुर्ज होम जो है, जो कि कश्मीर में है, वहाँ से इस बात के एविडेंस मिले हैं कि जो पीपुल था वो पिट हाउस बनाता था। पिट हाउस क्या है? मिट्टी के अंदर गड्ढे बना करके रहने जो लोग रहते थे उसको पिट हाउस कहते थे। विच वर डग इन टू द ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग इन टू देम, और उसमें नीचे जाने के लिए स्टेप्स भी बने होते थे। तो दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, और ये जो है उनको शेल्टर प्रोवाइड करता था ठंड के समय में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoor or outdoor। वहाँ से इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि जो लोग थे वहाँ पे, जो अर्लीस्ट पीपुल था, वो ज़मीन के बाहर भी चूल्हे हैं, और ज़मीन और घरों के अंदर और घरों के बाहर दोनों जगह चूल्हे मिले हैं। मतलब वो जगह जहाँ पे वो खाना वगैरह पकाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है ठंड के मौसम में वो घर के अंदर खाना बनाता हो, और ठंड जो है अदर सीजन में घर के बाहर। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स, बहुत सारे साइट से स्टोन टूल्स भी मिले हैं, ठीक है। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। और इन जगहों से बहुत सारे जो टूल्स मिले हैं वो जो पैलियोलिथिक साइट्स से मिलने वाले जो टूल्स थे उनसे थोड़ा अलग हैं, इसलिए इन टूल्स को नियोलिथिक बोला गया। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grains, ठीक है, and other plant produce। तो अब इसमें क्या है कि इसमें जो टूल्स मिले हैं वो बहुत ही पॉलिश्ड हैं, देखने में बड़े सुंदर हैं, और इनकी जो कटिंग है बड़ी फाइन कटिंग है, इनकी जो धार है वो बहुत ही फाइन धार दी गई है। लग रहा है मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा स्किल्ड हो, ऐसा लगता है कि इसको बहुत ही स्किल्ड पीपल ने बनाया है। एंड मोर्टार्स एंड पेस्टल्स का यूज करते थे, जो अनाज थे उनको ग्राइंडिंग करने के लिए, पीसने के लिए, ठीक है, और अदर प्लांट प्रोड्यूस को पीसने के लिए उसका यूज करते थे। मोर्टार्स एंड पेस्टल आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे। आज के समय में भी हम अनाजों को पीसने के लिए मोर्टार्स और पेस्टल का यूज करते हैं। तो सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, जैसे कि हम लोग हज़ारों साल पहले करते थे। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स continued to be made and used, and remember some tools were also made of bones। और एट द सेम टाइम उसी समय में बहुत सारे जो टूल्स थे पैलियोलिथिक टाइप्स के वो भी बनते थे, उनका भी यूज होता था, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रचलन कम होता जा रहा था। न्यू स्टोन टूल, अब ये देखिए ये जो स्टोन टूल्स हैं ये नियोलिथिक एज के हैं, और आप देख लो कितने ये स्मूथ हैं, कितने चिकने हैं, कितने फाइन हैं, ठीक है। तो मेनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, यहाँ पे बहुत सारे हम अर्थन पॉट मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। दीज वर समटाइम डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, ये कभी कभी हमें डेकोरेटेड भी मिलते हैं, उनमें डेकोरेशन भी किया गया है, और इनका यूज हम लोग चीज़ों को स्टोर करने के लिए करते थे। पीपुल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, इंसानों ने पॉट्स बनाना शुरू किया क्योंकि उसको भोजन को पकाने की ज़रूरत थी, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट डाइट बन गया। यानी कि जो अर्थन पॉट का यूज होता था, उनको जब भोजन को पकाने की ज़रूरत हुई, जैसे राइस को, है ना, व्हीट को, है ना, तब उन्होंने अर्थन पॉट वगैरह बनाना शुरू किया, और ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए
वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो बिसाइड्स दे बिगिन वीविंग क्लॉथ्स, इसके अलावा वो कपड़ों को सिलना भी शुरू कर देते हैं। यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, बहुत अलग अलग काइंड्स के मटेरियल्स का यूज करके, जैसे कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन, वो अब कॉटन वगैरह ग्रो करना शुरू कर देते हैं और उन कॉटन से जो है वो क्लॉथ्स वगैरह को बुनना सीख जाते हैं, क्लॉथ्स बनाना सीख जाते हैं। ठीक है, कब? न्यूलिथिक एज में जब वो हम लोग आते हैं तब। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या ये सब चीज़ें एकाएक मतलब हो गई, एकाएक इन सब चेंज आ गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन मेनी एरियाज मेन एंड वोमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड एंड elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases, people tried to combine these activities doing different things during different seasons. देखो, ये कोई भी चीज़ होता है ना, वो एकाएक चेंज नहीं होता है। उस समय क्या होता ये है होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस टाइम पे भी फूड को गैदर कर रहे थे, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग हंटिंग कर रहे थे। ठीक है, और उस टाइम पे बहुत सारे लोग फार्मिंग भी कर रहे थे और हेर्डिंग भी कर रहे थे। ये सब चीज़ें साथ में चल रही थी। धीरे 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 जो है हज़ारों साल के बाद जो है ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं कि कुछ लोग उसमें पॉट्स बनाना जान जाते हैं, कुछ लोग कपड़े सिलना जान जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो चीज़ें प्रचलन में आने लगती हैं, बहुत सारे लोग उसका यूज़ करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे एक चेंज आ जाता है। ठीक। और साथ ही साथ some cases people try to combine these activities doing different things during different season। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, मतलब कुछ लोग अलग अलग सीजन में अलग अलग एक्टिविटीज़ भी करते हैं। जैसे मान लो बरसात का समय आ गया, खाली हैं, तो उस समय वो कुछ और काम करने लग गए। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें जो है चेंज होती रहती हैं। ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब हम लोग मेहरगढ़ की बात कर लेते हैं। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप। मेहरगढ़ जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। यहाँ से की क्या विशेषता है, यहाँ की ये है कि दिस साइट इज़ लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन। ये जो साइट है ना वो बहुत ही फर्टाइल प्लेन पे है। यहाँ की जो मिट्टी है वो बड़ी ही उपजाऊ है। नियर द बोलन पास, और जो है ये बोलन पास जो होता है उसी के पास में है ये। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रास्ता है ईरान तक जाने के लिए। मेहरगढ़ was probably one of the place where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area। तो मेहरगढ़ क्या है कि वन ऑफ द प्लेस, मेहरगढ़ वो ऐसा प्लेस है जहाँ पे लोगों ने सबसे पहला गेहूँ और जौ को उगाना सीखा, व्हीट और बार्ली को ग्रो करना सीखा, और वहाँ पे सीप्स को और गोट्स को पालना शुरू किया सबसे फर्स्ट टाइम। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट, और सबसे पहला जो विलेज है वो मेहरगढ़ का ही है जिसके बारे में हम जानते हैं। एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स हमें मिलते हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप एंड गोट वर फाउंड। यहाँ पे कौन कौन से बोन्स के एनिमल्स के बोन्स मिलते हैं? पिग मतलब सुअर, एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप एंड गोट, शिप और गोट्स के भी बोन्स मिलते हैं। ठीक है, अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउसेज। यहाँ पे हमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज मिले हैं। ईच हाउसेज हैड 4 or more compartments, some of which may have been used for storage। अब ये देखो, एक आपका डायग्राम है, ये आपका हाउस है, इसमें 4 कंपार्टमेंट मिले हैं। ठीक है, जो लगभग आज कल के टाइम का जो हाउस बना होता है उससे एकदम मिलता जुलता हाउस है ये। और ये क्या है, ये ए ब्यूरियल फ्रॉम मेहरगढ़, ये आपको एक मिला है ब्यूरियल साइट। ब्यूरियल साइट वो होता है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। कैन यू आइडेंटिफाई द स्केल्टन्स ऑफ द गोड्स? इसमें बकरियों के भी स्केल्टन है, वो आपको पहचानना है। तो ठीक है, इसमें आप इसको देखिएगा और पहचानिएगा, फाइंड आउट करिएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है
कि when people die their relatives and friends generally pay respect to them। जब लोग मरते थे तो जो उनके रिश्तेदार होते थे, जो उनके फ्रेंड्स होते थे, वो उसको बड़ा रिस्पेक्ट देते थे। मतलब वो उसको people look after them perhaps in the belief that there is some form of life after death। क्योंकि उनको ऐसा विश्वास था कि ये व्यक्ति मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाएगा और उस दुनिया में भी दूसरा जीवन है। ब्यूरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट। तो ब्यूरियल क्या होता है, इसी तरह का एक अरेंजमेंट होता था। ऐसा लोगों का विश्वास होता था कि मरने के बाद भी दूसरा कोई दुनिया है और वो इंसान नई दुनिया में जाता है, और इसलिए वो मरे हुए व्यक्तियों को बड़े ही सम्मान से उनको क्या करते थे, उसको बड़ा रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है। और उनके लिए एक जगह सुनिश्चित की जाती थी, वहाँ पर उनको दफनाया जाता था। तो सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ से बहुत सारे ब्यूरियल साइट्स भी हमें मिले हैं। इन वन इंस्टेंस the dead person was buried with goats which were probably meant to serve as food in the next world। और जब कोई व्यक्ति उस समय मरता था तो उसको दफनाने के साथ साथ जो शिप्स होती है उसको भी दफनाया जाता था, कोई ना कोई जानवर उसके साथ दफनाया जाता था। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि मरने के बाद जब व्यक्ति दूसरी दुनिया में जाएगा तो उस दुनिया में जाने के बाद उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये सीप ही जो है उसका भोजन होगी, उसको फूड प्रोवाइड करेंगे। इस वजह से लोग जानवरों को भी साथ ही साथ क्या करते थे, बरीड कर देते थे। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।